मेरे प्यारे स्टूडेंटों, हमने पिछली वीडियो में केमिस्ट्री क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर का हमारे आसपास के पदार्थ का पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के प्रकार कितने होते हैं, उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठोस क्या होता है, गैस क्या होता है, द्रव्य क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने पहली वीडियो में पढ़ी थी। अब हम पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, जिसमें हमें बताया जाएगा कि तापमान में परिवर्तन कैसे होते हैं। कोई भी पदार्थ हो उसके तापमान परिवर्तन कैसे होते हैं, परिवर्तन कैसे किया जाता है, किन विधियों से होता है, ये पार्ट 2 में जानेंगे। तो आप सभी स्टूडेंटों से कहना है कि पार्ट 2 को बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि पार्ट 2 में परिवर्तन बताया जाएगा, तापमान परिवर्तन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग पढ़ते हैं, तापमान में परिवर्तन, जो आपके सामने है, आप लिख सकते हो तापमान में परिवर्तन। अब देखो, जो तापमान में परिवर्तन है वो किस प्रकार से है, कैसे है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। यहाँ पर हमने एक चित्र दिखाया है आपको, उस चित्र में एक थर्मामीटर लगा हुआ है, एक फ्लास्क है और एक बर्नर है। आप देखते हो बर्नर से जब किसी चीज़ को गर्म किया जाता है तो फ्लास्क का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उस टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर लगाया गया। उस थर्मामीटर के माध्यम से हम उस टेम्परेचर को माप सकते हैं। तो आइए तापमान परिवर्तन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले गलनांक। गलनांक क्या होता है? देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लिख लेना। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है वो उसका गलनांक कहलाता है। बर्फ़ का गलनांक 273.16 केल्विन है। सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सी अर्थात 273 केल्विन लेते हैं। कह सकते हैं कि वह तापमान जिस पर कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ पिघलने लग जाए और पिघलकर वो द्रव बन जाए, पिघलकर क्या बन जाए, द्रव बन जाए, वह गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक। जिस तापमान पर कोई भी वस्तु पिघलकर क्या बन जाए, द्रव, वह तापमान उसका गलनांक कहलाता है। जैसे जब बर्फ़ पिघलती है तो बर्फ़ का तापमान नहीं बढ़ता, लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि संघनन की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती। जैसे आपने देखा होगा, कोई बर्फ़ है, बर्फ़ को हम कहीं पे रख दें तो वो पिघलेगी, वो पिघलेगी तो उतनी ठंडी रहेगी नहीं रहेगी, ऐसा तो नहीं वो गर्म होती जाए, टेम्परेचर उसका नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो पिघलेगी। ठीक है, तो जिस तापमान पर वो पिघल रही है वो उसका गलनांक हो गया। क्या हो गया? गलनांक। अब हमने बोला कि जो उसकी संगलन की गुप्त ऊष्मा होती है वो तापमान को बढ़ने नहीं देती। अब प्रश्न बनता है कि संगलन की गुप्त ऊष्मा होती क्या है? तो आपको बता दें, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब वायुमंडलीय दाब हो, वहाँ पर 1 kg कोई पदार्थ हो, वो ठोस हो, और उसको द्रव में बदलने के लिए हमें जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो उसकी संगलन गुप्त ऊष्मा होगी। उसके बाद आता है क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? जैसे हमने गलनांक में पढ़ा कि जिस तापमान पर कोई वस्तु पिघलती है उसका गलनांक होता है, ऐसे क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसका क्वथनांक कहलाता है। हम कह सकते हैं कि जिस तापमान पर कोई वस्तु उबलने लग जाए, गर्म होने लग जाए, वो उसको क्वथनांक कहलाता है। जैसे हमने पानी लिया
और पानी को हम गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म। अब हम उसको गर्म करेंगे, एक कंडीशन ऐसी आएगी धीमे धीमे वो उबलने लगेगा। क्या होने लगेगा? उबलने लगेगा। जिस तापमान पर वो पानी उबलने लगेगा वह तापमान उसका क्वथनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्वथनांक। जिस तापमान पर वो पानी क्या करने लग गया? उबलने लग गया। अब जब वो उबल रहा है तो कोई ना कोई तापमान जरूर होगा वहाँ पे। जब कोई ना कोई तापमान होगा तो वही उसका क्या होगा? क्वथनांक होगा। क्या होगा? क्वथनांक। जो जल का क्वथनांक होता है वो 373 केल्विन होता है। क्या होता है? 373 केल्विन। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? डेफिनेशन आप लिख लेना। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अभी हमने आपको बताया जैसे वायुमंडलीय दाब क्या होता है? जो हमारे वायुमंडल में हम उपस्थित हैं यहाँ पे, तो हमारे ऊपर कोई ना कोई प्रेशर लगा हुआ है, प्रत्येक वस्तु पर कोई ना कोई दाब लगा हुआ है, वो उसका वायुमंडलीय दाब हो गया। क्या हो गया? वायुमंडलीय दाब। क्योंकि कोई भी वस्तु हो प्रत्येक पर वायुमंडलीय दाब होता है और उस दाब पर कोई वस्तु हमारे पास है। अब हम क्या करें? 1 kg द्रव है कोई हमारे पास, हम उसको गर्म करें। क्या करें? गर्म। अब वो भाप बनेगा। अब उसको भाप बनाने के लिए हमें जितनी उसको ऊष्मीय ऊर्जा देनी पड़ी, क्या करनी पड़ी? जितनी हमें उसको ऊष्मीय ऊर्जा देनी पड़ी वो उसकी क्या हो गई? वो उसके वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हो गई। क्या हो गई? गुप्त ऊष्मा। क्योंकि हम उसको ऊष्मा दे रहे हैं तभी तो वो गर्म हो रहा है। यदि उसको ऊष्मा नहीं देंगे तो वो गर्म हो जाएगा? नहीं होगा। उसको हम ऊष्मा दे रहे हैं तभी तो वो गर्म हो रहा है। जब वो गर्म हो रहा है तो वो पिघल रहा है। भाई गर्म हो रहा है तो भाप बन रहा है। वो भाप बन रहा है तो क्या उड़ रहा है? तो वो भाप बन के उड़ रहा है तो उसको वो क्या होगी? गुप्त ऊष्मा होगी। नहीं होगी? उसकी क्या होगी? गुप्त ऊष्मा होगी। तो समझ में आएगा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? मतलब वायुमंडलीय दाब पर जब कोई भी वस्तु हो, 1 kg वस्तु हो, उसको हम गर्म करें और वो भाप बनकर उड़ जाए, उसकी गुप्त ऊष्मा होती है। अब देखो, अब हम यदि किसी को टेम्परेचर दें, क्या करें? तापमान दें, तो क्या होता है? जब उसको हम तापमान देते हैं तो सबसे पहले यदि उसको हम ज़्यादा दाब दें, ज़्यादा दाब को क्या करें? हम बढ़ा दें, तो क्या होंगे? गैस के जो कण होंगे वो नज़दीक आ जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वापस गैसीय CO2 वही कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। इसके लिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तक करना होता है। कहने के जो मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो उसको हम क्या करें? द्वारा से गैसीय वायुमंडल दाब दे दें तो वो क्या होगा? द्वारा CO2 में बदला जा सकता है। लेकिन बदला तो जाएगा, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन होगी। कंडीशन क्या होगी? कि जो हमारा दाब है उसको हमें घटाना होगा। क्या करना होगा? घटाना होगा। और घटाकर उस दाब को हमें 1 एटमॉस्फेयर तक करना होगा। कितने तक करना होगा? 1 एटमॉस्फेयर तक। ओके। अगला पॉइंट, दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थों की तीनों अवस्थाओं का अंतरा रूपांतरण इस प्रकार होता है। और देखो यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है। जैसे वो जो वस्तु रखी हुई है, जैसे जल है, भाई जल ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, गैस भी होता है, तो इसका रूपांतरण कैसे होता है? ये चित्र के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। हमने जब से देखो द्रव लिया और द्रव को हमने क्या किया? जमाया। देखो नीचे एरो है, एरो के नीचे लिखा हुआ जमना। और जैसे ही वो जमना स्टार्ट करता है तो वो ठोस बनेगा। अब वो ठोस बन गया, फिर हमने क्या किया? उसका ऊर्ध्वपातन किया। ऊर्ध्वपातन मतलब उसको हमने क्या कर दिया? गर्म करने हम उसको लग गए, तो क्या गैस बनेगा? नहीं बनेगा। देखो एरो के ऊपर लिखा हुआ ऊर्ध्वपातन, गैस बन गई। अब हमने गैस को प्रसंगन किया,
भाई गैस को हमने ठंडा किया, क्या किया, ठंडा, तो वो द्रव बन गया। कैसे? जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम घर पे पानी बॉयल कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो भाप बनती है। भाप बनकर क्या होता है, जब ऊपर प्लेट होती है उस पर उसकी भाप जम जाती है, फिर इसको हम ठंडा करें। जब उसको हम ठंडा करते हैं तो दोबारा से क्या होता है, वो पानी बन जाता है। तो ऐसे गैस को संघनन किया तो वो द्रव बन गया। ठीक इसी के तरह यदि द्रव का हम वाष्पीकरण कर रहे हैं, देखो द्रव के बाद देखो एरो लगा हुआ है, एरो के ऊपर वाष्पीकरण लिखा हुआ है, तो क्या गैस बनेगा, नहीं बनेगा? द्रव को हम गर्म करें तो वो गैस बनेगा, नहीं बनेगा? यदि हम गैस का ऊर्ध्वपातन करें तो वो ठोस बनेगा। तो बस आपको एरो को देखना है और समझना है, ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हो। अब आता है वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण एक ऐसी सतही प्रक्रिया होती है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण होता क्या है, जैसे कोई भी पदार्थ है, वो द्रव है, अब उसको हम गर्म करें, हम क्या करें, गर्म। जब उसको हम गर्म करेंगे तो भाप बनकर उड़ेगा, नहीं उड़ेगा? जब वो भाप बनकर उड़ेगा तो वाष्पीकरण हो गया, नहीं हो गया? ऐसे अगला पॉइंट है, यह पॉइंट आप पढ़ सकते हो। सतह पर उपस्थित कणों में उच्च गतिज ऊर्जा के कारण वे अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और इसी कारण से वाष्प में बदल जाते हैं। ठीक है। अब आता है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखो वाष्पीकरण को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, यहाँ पे 3 दे रखे हैं, 3 के बारे में बताया। सतही क्षेत्रफल। अब जैसे सतही क्षेत्रफल क्या होता है, अगर किसी चीज़ का हम क्षेत्रफल बढ़ा दें तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। भाई क्षेत्रफल हम बढ़ा रहे हैं तो वाष्पीकरण की दर तो बढ़ेगी। तापमान में वृद्धि। अब यदि हम किसी वस्तु का तापमान बढ़ाएं तो भी उसकी वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। वो कैसे? जैसे हम पानी को गर्म कर रहे हैं, हम पहले उसको नॉर्मल टेम्परेचर दिया तो वो गर्म हो रहा है, तो भी भाप बन रहा है, लेकिन धीमे धीमे। और उस टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया तो भाप बनेगा, बहुत तेज़ी से बनेगा, क्योंकि टेम्परेचर को हमने बढ़ाया। तो तापमान में वृद्धि। आर्द्रता। आर्द्रता होती है नमी। नमी की अगर हवा में आर्द्रता हो तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। आर्द्रता माने होता है नमी। यदि वायुमंडल है, वायुमंडल नमी है, आप पानी को गर्म करो और बाहर का टेम्परेचर क्या हो, ठंडा हो, तो भाप बनेगा। तो भाप बनने में जो उसकी दर होगी वो कम हो जाएगी। क्या होगा? कम हो जाएगी। और नंबर 4 आता है वायु की गति। यदि वायु की गति को बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, वायु की गति को बढ़ा दिया जाए तो उसकी जो दर होगी वो भी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? दर भी बढ़ जाएगी। अब आता है वाष्पीकरण से शीतलता होती है। ये आप लिख सकते हो। देखो वाष्पीकरण से शीतलता कैसे होती है। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जाओं को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। जैसे हम इसको गर्म कर रहे हैं, अब भाप बन के वो उड़ेगा, और उड़ेगा तो वो क्या करेगा, जो ओर पास के जो कण हैं, जो आसपास के जो भी कण हैं, वो उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा। क्या कर लेगा? ऊर्जा को अवशोषित। जैसे एग्जाम्पल एक दे रखा है, अगर हाथ पर एसीटोन डालते हैं, क्या डालते हैं? एसीटोन। तो हमारे हाथ पे जैसे एसीटोन डालेंगे तो हमारा हाथ ठंडा हो जाएगा, हमारे हाथ को शीतलता महसूस होगी। क्या होगी? शीतलता। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, एसीटोन वहाँ पर जो ऊष्मा है उसे लेकर वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। क्या करेगा? वाष्प में परिवर्तित होगा। जब वाष्प में परिवर्तित होगा तो वो कणों की ऊर्जा को खींचेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा जो हाथ है वो क्या हो जाएगा, ठंडा महसूस होगा, हमें शीतलता आएगी। आएगी नहीं आएगी? जब शीतलता आएगी तो हमें कैसा महसूस लगेगा, हमें लगेगा ये कितना ठंडा है। दूसरा पॉइंट, हम गर्मी में सूती कपड़े पहनते हैं क्योंकि गर्मियों में पसीना अधिक आता है। सूती कपड़े पानी के अच्छे अवशोषक होने के कारण पसीना अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरण कर देते हैं। चूँकि
वाष्पीकरण से शीतलता होती है, अतः गर्मी में सूती कपड़ों से आराम मिलता है। हमें गर्मी में सूती कपड़े पहनने चाहिए, लोग कहते हैं क्यों? क्योंकि सूती कपड़े क्या करते हैं, जो हमें पसीना आता है वो उसको क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, खींच लेते हैं अपनी तरफ, और अपनी तरफ खींचने के बाद वो क्या करते हैं, उसको वायुमंडल में वाष्प के रूप में उड़ा देते हैं। जब वायुमंडल में उसको वाष्प के रूप में उड़ा देंगे तो क्या होगा, जो वहाँ की जो गर्मी है, आई मीन कह सकते हैं जो कण उन्हें अवशोषित करेंगे, और जब वो अवशोषित करेंगे और पास का वातावरण कैसा होगा, ठंडा होगा, तो हमें भी कैसे महसूस होगा, ठंडक महसूस होगी। तीसरा पॉइंट, गर्मियों में अक्सर लोग, तुमने देखा होगा गर्मी जैसी पड़ती है तो लोग पानी का छिड़काव करते हैं मैदानों में। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो पानी होता है, क्या होता है, पानी, वो क्या करता है, वहाँ की जो गर्मी होती है, क्या करती है, गर्मी, उसको अवशोषित कर लेता है। उस गर्मी को वो अवशोषित करके, क्या करके, अवशोषित करके उसको ठंडा कर देता है। क्या कर देता है, ठंडा। और इससे हमें वहाँ पर महसूस होता है ठंडक, कितनी ठंडक है। तो आपका ये चैप्टर फिनिश 9th क्लास का। आपकी जो एक्सरसाइज आप करके देखें, अगर आप एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं गूगल मीट के द्वारा। आपके लिए हम हमेशा तैयार हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आराम से पूछ सकते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश। अगले चैप्टर जानने के लिए सब्सक्राइब करें और अगला चैप्टर जाना। थैंक यू।